हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत हंटर एसोसिएशन के बाहर होती है, जहाँ ढेर सारे न्यूज रिपोर्टर्स आए थे। असल में आज ली मिनसुंग नाम के आदमी की रैंक चेक होनी थी और उसी ने इन सब लोगों को यहाँ बुलाया था क्योंकि वो एक फेमस एक्टर है। तभी बेक और चोई भी यहाँ पर आते हैं और सोचते हैं कि आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। रिपोर्टर्स इनसे पूछने लगते हैं कि क्या आप यहाँ मिनसुंग को अपनी गिल्ड में भर्ती करने आए हैं, लेकिन इन्हें तो पता भी नहीं था कि मिनसुंग है कौन। ये तो यहाँ जिनवू के लिए आए हैं। चोई कहता है कि मिनसुंग ने तो पहले ही फील्ड गिल्ड को साइन कर लिया है, मैं तो यहाँ किसी और के लिए आया हूँ। जो सुन सभी रिपोर्टर्स निराश हो जाते हैं। बेक को भी पता चल गया था कि कैसे जिनवू ने उसके हंटर्स को बचाया है, जिस पर चोई कहता है कि कम से कम हमारा कोई हंटर मरा तो नहीं, जैसे रेड गेट में तुम्हारा कीहून मरा था। खैर, ये दोनों जिनवू को अपनी गिल्ड में भर्ती करना चाहते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर लिम ग्यू नाम का आदमी आता है, जो कि असल में फील्ड गिल्ड का मास्टर है और इनसे पूछता है कि तुम लोग भी मिनसुंग को भर्ती करने आए हो क्या। जिस पर दोनों गुस्से में कहते हैं कि अरे मिनसुंग या पिनसुंग हो, हम उसके लिए नहीं आए। तभी जिनवू भी यहाँ आ जाता है क्योंकि आज ऑफिशियली उसे एस रैंक मिलने वाली है। मिनसुंग अब प्रेस वालों से कहता है कि मेरे अंदर हंटर की पावर अवेकन हुई है और अब मैं अंदर जाके अपनी रैंक चेक करवाऊंगा और फील्ड गिल्ड के लिए काम करूंगा। प्रेस वाले पूछते हैं कि आप एक्टिंग करना छोड़ देंगे क्या और फुल टाइम हंटर बन जाएंगे। अब मिनसुंग मन में सोचता है कि बिल्कुल भी नहीं। असल में उसने अपनी रैंक पहले ही चेक करवा ली थी, जो कि ए रैंक है। वो सिर्फ 2 साल के लिए फील्ड गिल्ड में रहेगा और फिर वापस एक्टिंग करियर में लौट आएगा। असल में मिनसुंग पर काफी इल्जाम लगे हुए हैं, तो 2 साल में लोग उन्हें भूल जाएंगे और मिनसुंग की इमेज क्लीन हो जाएगी। तभी जिनवू अंदर जाने लगता है, लेकिन मिनसुंग का मैनेजर उसे रोक लेता है कि अभी सर का इंटरव्यू चल रहा है, बाद में आना। तभी एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही बाहर आते हैं और कहते हैं कि जिनवू मेरा मेहमान है और उसने मिनसुंग को मना भी किया था कि इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करना। खैर, वो जिनवू को लेकर अंदर चले जाते हैं। मिनसुंग सोचता है कि उस लड़के ने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया। अब वो भी अंदर जाने लगता है तो जिनचुल गेट पर ही उसे रोक लेता है कि अभी किसी और की रैंक चेक की जा रही है, तो तुम बाहर ही इंतजार करो। मिनसुंग उससे कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, अभी खड़े खड़े तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ। जिनचुल बोलता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन ज्यादा परेशान करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इधर जिनवू देखता है कि चोई और बेग भी अंदर उसके लिए खड़े हैं। आखिर 2 साल के बाद देश को एक एस रैंक हंटर मिला है। खैर, अब जिनवू से पूछा जाता है कि वो किस तरह की पावर्स यूज कर सकता है। अब जिनवू तुरंत ही एक शैडो सोल्जर को समन करता है। गन ही बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो ना। जिनवू मन में सोचता है कि लोगों ने उसकी पावर देख ली है, तो अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। जिनवू अब ढेर सारे शैडो सोल्जर्स को समन करता है और कहता है कि मैं ऐसे 100 और सोल्जर्स बुला सकता हूँ। बेक और चोई महसूस कर लेते हैं कि जिनवू की मैजिक पावर तो बहुत ज्यादा है और वो बेक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें कमरे के बाहर ही जिनवू का ऑरा महसूस हो रहा था। री-एवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जिनवू को उसका एस रैंक वाला हंटर लाइसेंस मिल जाता है। जिनवू सोचता है कि अब वो जल्दी से डीमन कैसल वाले मिशन को पूरा कर लेगा। चेयरमैन जिनवू को एस रैंक मिलने पर बधाई देते हैं और जिनवू यहाँ से जाने लगता है। बाहर उसे चोई और बेक भी मिलते हैं, जो कि उससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन जिनवू फिर से इन्हें इग्नोर करके आगे निकल जाता है और कहता है कि पहले मुझे कोई और जरूरी काम निपटाना है। अब जैसे ही जिनवू गेट खोलता है तो प्रेस वाले धड़ाधड़ उसकी फोटो खींचने लगते हैं। इधर सोंगयी जिन्हा को बताती है कि तुम्हारा भाई तो न्यूज में आ रहा है कि वो देश का 10वां एस रैंक हंटर है। उसके मजदूर भाइयों को भी पता चलता है कि वो एस रैंक का हंटर है। जुनही भी न्यूज देखकर खुश होती है और जिनवू के पुराने साथी और चाहीन को भी ये खबर मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी नया एस रैंक हंटर नहीं बना था। सब लोग मिनसुंग को छोड़कर जिनवू का इंटरव्यू लेने लगते हैं। इधर जिन्हो अपने फादर को बताता है कि जिनवू ने उनकी गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया है। जिनवू ने कहा था कि एक मिशन है जो उसे अकेले ही पूरा करना है, जिसके लिए वो लड़ता रहेगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो अभी वो कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता था कि जिन्हो उसकी टीम ज्वाइन कर ले। इस बात पर जिन्हो को अपने फादर से डांट पड़ती है कि पहले तो तुम इस गिल्ड के मास्टर बनना चाहते थे और अब उस जिनवू के लिए सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। जिन्हो कहता है कि जो भी हो वो जिनवू के साथ रहेगा। इधर प्रेस वाले जिनवू से बात करना चाहते थे। बेक कहता है कि इनसे बात करोगे तो थक जाओगे, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। जिनवू कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है और अचानक ही सबके सामने से गायब होकर यहाँ से चला जाता है। चोई बोलता है कि ये सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि जादूगर भी है। वहीं जिनवू की स्पीड देख बेक के
तोते उड़ गए थे। जिन्वू को अब अच्छा गियर खरीदना था तो वो हंटर्स ऑक्शन में जाता है। उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए था जो कि फायर वाले अटैक से उसकी रक्षा करे। इस काम के लिए मैनेजर उसे एक क्लॉक दिखाता है जो कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, लेकिन उसकी कीमत देख जिन्वू की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि थोड़ा कम करो भैया, रोज आपके यहाँ से कपड़े लेता हूँ। मैनेजर कहता है कि हमारे स्टोर का प्राइस फिक्स है, लेकिन अगर आप यहाँ का ग्लास तोड़ सको तो हम आपको ये प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे, क्योंकि ये ग्लास मैजिक से बनाए गए थे इन कीमती आर्टिफैक्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए। जिन्वू अब ग्लास तोड़ने को तैयार हो जाता है तो मैनेजर कहता है कि अरे सर, मैं तो मजाक कर रहा था, ग्लास को छुआ भी तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा। जिन्वू कहता है कि उसे चाकू टाइप कोई हथियार चाहिए, तो एक दूसरा मैनेजर उसे अपने साथ ले जाता है। ये आदमी देखता है कि जिन्वू ने तो कांच को छुआ भी नहीं था और फिर भी उसमें क्रैक आ गया था। इधर जिन्वू को एक चाकू पसंद आता है, लेकिन वो बहुत महंगा था। अब जिन्वू अपना डैगर मैनेजर को दिखाता है और कहता है कि इसकी कीमत क्या होगी। मैनेजर कहता है कि इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन होगी। जो सुन जिन्वू हैरान हो जाता है, क्योंकि ये डैगर उसने सिस्टम से खरीदा था, वो भी बहुत सस्ते में। यानी सिस्टम से मिले आइटम असली दुनिया में बहुत कीमती होते हैं। वो सोच रहा था कि इन आइटम्स को बेचकर आर्टिफैक्ट्स खरीद लूंगा, लेकिन अब उसका मन बदल जाता है। इधर बेक सोच रहा था कि जिन्वू दिन पर दिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है। उसकी सेकंड अवेकनिंग तो काफी टाइम पहले हुई थी, तो उसकी पावर्स बढ़ती कैसे जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई ही ना हो और वो किसी दूसरे तरीके से लेवल अप कर रहा है। इधर जिना देखती है कि आखिरकार मीडिया वाले उनके घर के सामने से चले गए थे। जिन्वू उसे बताता है कि वो फिर से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। तभी इनके घर की घंटी बजती है। ये जिन्हो था जो कि अपनी बोरिया बिस्तर लेकर जिन्वू के पास आ गया था। जिन्वू अब जिना से कहता है कि मैं इसके साथ एक हफ्ते के लिए काम से जा रहा हूँ। उस रात को जिन्हो जिन्वू के कमरे में ही सोता है। जिन्वू को जिना की चिंता हो रही थी कि जब वो बाहर जाए तो कोई उस पे हमला ना कर दे, तो उसकी रक्षा के लिए जिन्वू फैंग यानी टस्क के 4 गार्ड्स को समन करता है और देखता है कि ये तो 3 ही थे। फिर उसे याद आता है कि चौथे को तो उसने छत से चिपका दिया था, तो उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करना तो वो भूल ही गया। खैर, इन 3 में से एक भी जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होगा। वो अब शैडो बनके जिना के साथ ही रहेगा। इसके बाद जिन्वू अपने मोहल्ले की सिक्योरिटी भी बढ़ा देता है। वो कुछ शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें मोहल्ले की पेट्रोलिंग पर लगा देता है, ताकि कोई भी बुरा इंसान इनके मोहल्ले के आसपास भी ना भटके। इस समय हम आसमान में एक एंट को उड़ते हुए देखते हैं, जो कि शायद उसी जेजू आइलैंड से उड़ी होगी। खैर, अगले दिन जिन्वू जिन्हो के साथ निकल जाता है। जिन्वू कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा है। इसके बाद जिन्वू फिर से डीमन कैसल में एंटर करता है। वो अपने साथ 2 आइटम भी लाया था, जिससे उसे हीट प्रोटेक्शन मिलेगी। तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है कि उसे डीमन मोनार्क बारन को मारना है। अब पिछली बार जिन्वू ने 75 फ्लोर पार कर लिए थे, वो अब सीधा 76वें फ्लोर पर जाता है। इधर जिन्हो के फादर और मदर बात कर रहे थे कि उन्हें लगा नहीं था कि जिन्हो ऐसे घर छोड़ के चला जाएगा। तभी जिन्हो के फादर को हार्ट अटैक आता है और वो बेहोश हो जाते हैं। इधर जिन्वू के सामने एक बहुत बड़ा डीमन आता है, तो उसे मारने के लिए जिन्वू टस्क को समन करता है और उसे अपना स्पीयर ऑफ एवराइज भी दे देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाए। टस्क अब अपने आग वाले जादू से एक झटके में ही उस डीमन को राख बना देता है, जो देख जिन्वू भी हैरान था। इधर जिन्हो के फादर म्योनघान को हॉस्पिटल में होश आ गया था। उन्हें एटर्नल स्लम्बर नाम की बीमारी हुई थी। इस बीमारी वाला इंसान एक बार सोता है तो फिर कभी नहीं जागता। डॉक्टर पूछता है कि आपके आसपास कोई हंटर रहता है क्या, क्योंकि कुछ लोगों का शरीर मैजिक पावर को सहन नहीं कर पाता और इन्हें ये बीमारी लग जाती है। म्योनघान बताता है कि मेरा बेटा हंटर है। डॉक्टर कहता है कि अभी पक्का नहीं है कि उसे ये बीमारी कैसे लगी होगी। म्योनघान मन में सोचता है कि मैजिक पावर से भरी इस दुनिया में मेरा शरीर ही मैजिक पावर सहन नहीं कर पाया, यानी इस दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ हम 2 हंटर्स को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे घूम रहे थे और अचानक ही इनके सामने वो एंट आ जाता है जो कि जेजू आइलैंड से उड़ा था। इधर जिन्वू ने अपने सोल्जर्स को 6 टीम में बांट दिया था और सभी को अलग अलग काम पे लगा दिया था। उसने उन सभी को 2 ऑर्डर्स दिए थे। हर टीम अलग अलग तरह से काम करेगी और जो भी दुश्मन सामने आएगा उसे मार देगी और जैसे ही अगले फ्लोर का परमिट मिलेगा तो मुझे आके बताएगी। इस तरह से जिन्वू जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएगा। पिछले 2 दिन में वो 80वें फ्लोर पर आ गया है। तभी वो देखता है कि उसका माना लेवल कम हो रहा था, यानी कोई था जो उसके सोल्जर्स को मारता जा रहा था। ये हाई ऑर्क वाली टीम थी जो कि डीमन से पिट रही थी। इस डीमन ने पहले टीम ए पर अटैक किया, फिर टीम बी पर और अब ये टैंक वाली टीम पर अटैक कर उसे भी खत्म कर देता है।
जिनवू गायब होकर ये सब देख रहा था और ये डीमन नाइट जिनवू पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन जिनवू आराम से इन्हें मार देता है और आखिरी बचा नाइट तो जिनवू को देखकर ही डरने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों जिनवू फिर से डीमन किंग को मारने निकल गया है, लेकिन मांगा से कुछ चीजें कट की गई हैं, जैसे कि जिनवू जिन्हो से कहता है कि मैं अपनी खुद की एक गिल्ड खोलूंगा और तुम उसके वाइस प्रेसिडेंट बन जाना। ये बात सुन के जिन्हो अपना घर छोड़ के आया था ताकि वो जिनवू की गिल्ड ज्वाइन कर सके, लेकिन एनीमे में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।